Hello, dear students. We are today going to start a competitive examination from NCERT notes. Dear students, हम लोग आज एक जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम लोग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए अपना प्रिपरेशन करेंगे। दोस्तों, साथ ही मैं बता दूं कि ये फुली एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस है और आप इसको करने के बाद यह पाएंगे कि आप सभी एग्ज़ामिनेशंस में आप 100% अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। देखिए, हम लोग भारत एवं विश्व का भूगोल का बहुत ही बेसिक क्लास से स्टार्टिंग करने वाले हैं, जिसमें 6 to 12 ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों को ही मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। 1 by 1 करके हम फ्रॉम बिगनिंग यानी पहले क्लास से लेकर के अंत तक, यानी कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग इससे बहुत ही फ़ायदा उठा लेंगे। यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, झारखंड का, बिहार का बीपीएससी हो या कोई अन्य स्टेट का पीसीएस एग्जामिनेशन, इसके अलावा और भी एसएससी का एग्ज़ाम या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी, अत्यंत उपयोगी क्लासेज हैं ये। दोस्तों, आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी सफलता हमारी प्रतिबद्धता है। आपकी सफलता हमारी प्रतिबद्धता है। ये ध्यान रखिएगा, सफलता आपकी होगी, जीत हमारी होगी। साथ ही देखिए, आपके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। सबसे पहले जो भी आपकी कमजोरी है उसको आप अपना ताकत बनाइए, उसके बाद फिर आईएएस का सपना आँखों में सजाइए। चलिए दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ हम भूगोल, विश्व का भूगोल स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, भूगोल यानी ज्योग्राफी की बात हम लोग कर रहे हैं। उसका सामान्य अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। अगर हम सही से देखें तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग हुआ था, एक ग्रीक विद्वान जिनका नाम था, क्या नाम था, इरेटोस्थेनिज, इन्होंने 276 से 194 ईसा पूर्व में इस शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इरेटोस्थेनिज जो कि एक ग्रीक विद्वान थे, उन्होंने 276 से 194 ईस्वी पूर्व में किया था इनका। यह शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से बना हुआ है। पहला है जियो, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्रोफोस का मतलब होता है वर्णन करना। इसका मतलब हम पृथ्वी का वर्णन कर रहे हैं। दोनों को एक साथ अगर रख दिया जाए तो कहा जाएगा कि पृथ्वी का वर्णन हो रहा है। भूगोल के लिए जो अंग्रेजी का शब्द बनता है, जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं, जिसकी शाब्दिक परिभाषा जो होती है दोस्तों, वो होता है पृथ्वी तथा इसके ऊपर जो कुछ भी है उसके बारे में लिखना या वर्णन करना। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, तो उसमें उसके विषय में कहा जाता है कि अध्ययन प्रारंभ हुआ। जर्मन के जो भूगोलवेत्ता थे, नाम था उनका एवी हम्बोल्ट और कार्ल रिटर, इन दोनों ने, यानी कह सकते हैं इन्होंने इसमें पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया है। भूगोल की जो प्रकृति होती है तथा मानव की समग्र इकाई के रूप में आप कहेंगे कि अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति यानी नेचर मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप
उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जाती है। देखिए, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें कि यह अगर हम एक गांव विलेज की बात करें, तो विलेज में जो वहाँ के व्यक्ति होते हैं, उनका मानव जीवन होता है, उनका किस प्रकार से आवास होता है, उनका पहनावा क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर जहाँ भी आप रहते हो आसपास के किसी शहरी क्षेत्र और किसी ग्रामीण क्षेत्र को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। जो मानव है उसमें अनुकूलन यानी कि एडप्शन की बात हम करें तथा मॉडिफिकेशन की बात करें तो उसके माध्यम से ही प्रकृति से समझौता किया जाता है। एडप्शन मतलब ऐसे मान लीजिए कि गांव का कोई व्यक्ति आया शहर में, तो क्या वो तुरंत में एडजस्ट कर जाएगा? नहीं दोस्तों, उसको टाइम लगेगा। टाइम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समय के साथ साथ वो अपने अंदर परिवर्तन लाएगा, ठीक है, और मॉडिफाई करते रहेगा अपने आप को। तो ये भी एक तरीके से अगर हम आज से 100 साल पहले की बात करें, 100 ईयर्स पहले की बात करें, तो उस समय का जो भी हमारा अर्थ था या जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर रहते थे, यहाँ का मौसम था, और आज का देखा जाए तो आज का जो मौसम है उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकृति मानव के जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी के कुछ डेफिनेशंस की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो कुछ डेफिनेशंस हमारे पास आते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है रिचर्ड का, रिचर्ड हार्टसन। उन्होंने या उनके अनुसार भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना था। ठीक है, रिचर्ड एक भूगोलवेत्ता थे। उनके अनुसार भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक कहिए या फिर क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। दूसरे साइंटिस्ट की बात करें हम तो यहाँ पर अल्फ्रेड हैटनर हैं। उनके अनुसार भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। मतलब जो डिफरेंस बताता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, मानव पर्यावरण के संबंध के रूप में अगर हम भूगोल की बात करें तो एक ही बार में आप जाइए 20वीं शताब्दी की बात करिए। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में विकसित हुआ। इसे लेकर दो अलग अलग विचारधाराएं होती हैं थी। पहला विचारधारा था संभावनावाद यानी पॉसिबिलिज्म की। अगर पॉसिबिलिज्म की बात हम करें तो इसके अनुसार मानव अपने पर्यावरण के परिवर्तन करने में सामर्थ्य होते हैं, और साथ ही साथ इस विचारधारा के समर्थ जो वाइडल डी ला ब्लास थे, ठीक है ना, और एस फैबरेव थे, इनके बात करें तो इन्होंने इसके बारे में बताया, पॉसिबिलिज्म के बारे में। दूसरा आता है दोस्तों, दूसरा सेकंड जो हमारा आता है वो आता है नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म। इसके अनुसार जो है, इसके अनुसार हम बात करें तो मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। इस विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो रेटजेल और हिटिंगटन। देखिए दोस्तों, वैसे तो अगर हम बात करें तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। जो भी नाम आ रहे हैं मैं उनको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सभी नाम जब भी क्वेश्चन टफ बनता है किसी यूपीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस में, तो इस तरीके के नाम ऑप्शन में दिए रहते हैं, हमें इन्हें ध्यान रखना चाहिए। मानव पर्यावरण संबंध से संबंधित अन्य अवधारणाएं क्या हैं? तो आइए जानते हैं कि मानव के पर्यावरण से संबंधित अन्य अवधारणाएं क्या हो सकती हैं। मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण के संबंध में प्रस्तुत अवधारणाएं कुछ इस प्रकार से हो सकती हैं। पहला, पर्यावरणीय निश्चयवाद यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। मानव आरंभिक अवस्था में प्रकृति की शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि उसने स्वयं को प्रकृति के आदेशों के अनुसार क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया। इस अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया।
अगर हम बात करें अब दूसरा पॉइंट का कि संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म क्या क्या मतलब है, तो मानव ने समय के अनुसार पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों को समझा तथा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का विकास किया। इसे ही हम संभववाद नाम दिया गया है, यानी इसको हम संभववाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है नव निश्चयवाद, यानी कि न्यू डिटर्मिनेशन क्या है। तो जो भी भूगोलवेत्ता हैं, नाम था ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा संभववाद के बीच मध्य मार्ग की एक नवीन संकल्पना को प्रस्तुत किया, जिसे निश्चयवाद या रुको और जाओ, यानी रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहा गया। ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ग्रिफिथ टेलर यानी कि नव निश्चयवाद न्यू डिटर्मिनिज्म के जो भूगोलवेत्ता थे उनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। देखिए दोस्तों, जब भी हम मेंस की बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में अगर आप अभी से ही मेंस की तैयारी करेंगे तो पीटी ईजिली क्लियर किया जा सकता है। अगर हम सिर्फ पीटी की बात करें तो पीटी से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति पीटी की तैयारी आफ्टर फॉर्म फिल के बाद करता है तो फिर वो मेंस की तैयारी कब करेगा। दोस्तों, हमें मेंस पर ध्यान देना चाहिए। मेंस की तैयारी हमें फ्रॉम बिगनिंग, अगर आपको किसी यूपीएससी किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करना है तो सबसे पहले मेंस की तैयारी कीजिए। मेंस की तैयारी एकदम फुल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि हमारा जो आफ्टर फॉर्म फिलिंग जो बचता है रिवीजन के लिए, तो उसमें पीटी आपका इजीली क्लियर हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम जड़ बढ़ते हैं आगे ज़रा। भूगोल की शाखाएं कितनी हैं, तो भूगोल अध्ययन का एक कह सकते हैं कि अंतर शिक्षण यानी इंटर डिसिप्लिनिंग विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। भूगोल के अध्ययन के दो उपागम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किया जा सकता है। पहला, क्रमबद्ध उपागम। अब ये क्रमबद्ध उपागम क्या है, तो कहते हैं कि सिस्टेमेटिक अप्रोच है। ये सिस्टेमेटिक अप्रोच वही होता है जो सामान्य भूगोल का होता है। जर्मन भूगोलवेत्ता थे, क्या नाम था, अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट। अगर इनकी बात करें ड्यूरेशन की, तो 1769 से 1859 तक ये रहे थे। उनके द्वारा परिवर्तित किया गया। कहते हैं कि अगर इसमें एक तथ्य या पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है तो उसके तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर भूगोल की शाखाएं हैं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, तो पहले इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला भौतिक, दूसरा सिद्धांत या दर्शन शास्त्र, तीसरा विधि एवं तकनीक, चौथा मानव। देखिए, अगर हम बात करें किसका, तो पहले भौतिक की बात कर लेते हैं। तो भौतिक में यहाँ पर 2 और श्रृंखला बन जाती है। पहला श्रृंखला चल जाता है जिसमें जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, मृदा विज्ञान आ जाता है। ठीक, और उसके बाद जो हमारा है मानव और अंतरापृष्ठ जीव भूगोल जो है, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अंतरापृष्ठ जीव भूगोल मानव से भी यही आएगा और भौतिक से भी आएगा। इसको फर्दर कह सकते हैं कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पारिस्थितिक, दूसरा पादप भूगोल, पर्यावरण और प्राणी भूगोल। चलिए अब हम बात करते हैं कि सिद्धांत या दर्शन शास्त्र जो है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये 2 हैं दोस्तों। भौगोलिक चिंतन करना, यानी जो भी हमारे आसपास में सराउंडिंग में हो रहा है उसके बारे में विचार कीजिए कि भौगोलिक यानी कि जो हमारा ज्योग्राफी है अर्थ का, वो किस तरीके से चेंज होता है, या अगर आप देखें किसी पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट जो कि 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष में चेंज होता है, उसका चिंतन हमें करना चाहिए।
दूसरा है मानव पारिस्थितिक यानी कि भू एवं मानव पारस्परिक क्रिया। ये दोनों सिद्धांत या दर्शन शास्त्र की जो है विधि है। दूसरी बात करें तो विधि एवं तकनीक। विधि एवं तकनीक में मानचित्र का मात्रात्मक तकनीक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि और भू सूचना आता है, जिसमें भू सूचना फर्दर 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। पहला GIS, GPS और LIS। ठीक है, इसको हम आगे कवर करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है मानव। मानव की बात करें तो यहाँ पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक की बात हो रही है। मानव मतलब हम और आप। जब बात होती है तो सबसे पहले हम लोग समाज में रहते हैं, हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। ठीक है, दूसरा आता है कि हमने या हमारे पूर्वज ने का इतिहास क्या है, ऐतिहासिक। तीसरा आता है जनसंख्या एवं बस्ती। जनसंख्या एवं बस्ती कहने का मतलब क्या हो गया कि कहाँ हम रहते हैं, वहाँ का आबादी कितना है। फिर दूसरा आता है राजनीतिक एंड कह सकते हैं कि पांचवा जो है वो आर्थिक आता है दोस्तों। तो ध्यान देने वाली बात है कि जनसंख्या एवं बस्ती की जो बात आती है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या और बस्ती हम 2 तरीके से बसाते हैं, नगरीय और ग्रामीण। अब नगरीय और जो ग्रामीण है इस तरीके से हमारा 2 तरीके से जनसंख्या और बस्ती विकसित होता है। लेकिन अगर हम बात करें आर्थिक की, तो आर्थिक का जो डिवीज़न है वो किस प्रकार से हो जाएगा, तो इसके भी कई स्रोत हो सकते हैं। जैसे आर्थिक में कृषि मदद करेगा, औद्योगिक कंपनीज की बात करें, पर्यटन जो भी हमारे मोन्यूमेंट्स हैं या स्थल हैं जहाँ पर लोग विदेशी लोग आते हैं घूमने के लिए, उनसे भी आर्थिक समस्या समाधान होता है। उसका आता है व्यापार। व्यापार की बात करें तो जो भी बिजनेस है तो व्यापार एवं परिवहन दोनों को एक ही पार्ट में रख सकते हैं। एंड उसके बाद आता है अवसंरचना। अवसंरचना और लास्ट में आती है सेवाएं। ये सभी जो हैं वो आर्थिक रूप से मानव को मजबूत बनाता है और ये भी भूगोल की अब शाखाएं हैं, इसको हम क्रमबद्ध उपागम के आधार पर डिवाइड किए हैं। अब दोस्तों भौतिक भूगोल जो है उसकी क्या मतलब है, तो भौतिक भूगोल का मतलब होता है भू आकृतिक विज्ञान। यानी इसमें हम कहें कि भौतिक भूगोल को हम अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे इसको हम 4 पार्ट में रखेंगे। किसको, भौतिक भूगोल को। भौतिक मतलब फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ कि हमारी आकृति कैसी है पृथ्वी का, भू का आकृति क्या है, उसमें क्या विकास हो सकता है, उसमें जलवायु कैसा होता है, उसमें जल का क्या है रोल, उसमें सॉइल यानी मृदा का क्या रोल है, इसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं। भौतिक में पूरी की पूरी फिजिकल की ही बात की जाती है। देखिए भाई, ऐसा है कि जब हम भौतिक भूगोल को डिवाइड करते हैं तो इसको हम भू आकृतिक विज्ञान, जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं। यह भू आकृति की बात होगी, उनके क्रम विकास की बात होगी, उससे संबंधित प्रक्रिया का अध्ययन करना, ये हमारा भू आकृतिक विज्ञान में आ जाता है। दूसरा बात करें तो इसमें हमारा आ जाता है जलवायु का। जलवायु मतलब हो गया क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी यानी हमारे आसपास का जो जलवायु है वो कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, जैसे आपने सुना होगा ओजोन होल, तो हमारे ऊपर जो लेयर है ऑक्सीजन का, ओजोन का, उसमें एक अंटार्कटिका में होल हो गया है। तो खैर हम उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करें कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, मौसम है, उसकी प्रकार क्या हो सकती है। जलवायु जो है वो प्रदेश का अध्ययन करने के बाद पता चलता है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर जाएं तो वहाँ का जलवायु कुछ और है। अगर आप बिहार जाएं या फिर साउथ इंडिया में जाएं या किसी भी देश के, हमारे भारत के किसी भी राज्य में जाइए, क्या सब जगह सेम जलवायु क्लाइमेट होगा? बिल्कुल नहीं, सब जगह का क्लाइमेट अलग अलग होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग जो अभी कवर कर रहे हैं ये मेंस के लिए, पीटी के लिए और जो इंटरव्यू होता है, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन है यूपीएससी और पीसीएस के लिए। ठीक है ना, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और साथ ही साथ इसको हेल्प करने के लिए चैनल को, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है, तो आप इसको हेल्प करने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको मेरा वॉइस अच्छा लग रहा हो। तो नहीं लग रहा हो
तो आप थोड़ा वेट करें, ये अभी स्टार्टिंग ही है मेरा, ये भी पहला ही वीडियो है कंपटीशन के लिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। जल विज्ञान क्या है? तो हमने थर्ड पॉइंट लिया जल विज्ञान, यानी हाइड्रोलॉजी बोलते हैं इसको। यह धरातल के जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, ठीक है, उसके बाद झील की बात करें तो झील की बात हो जाएगी, और साथ ही साथ अन्य जलाशय जो सम्मिलित हैं उन सभी का मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन करता है। चलिए, तो हमने देखा क्या? हमने देखा कि यहाँ पर हमने पॉइंट कवर कर लिया है, भू आकृति यानी जियोमॉर्फोलॉजी, जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी, जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी, और जो फोर्थ पार्ट है वो हमारा है मृदा भूगोल यानी सॉइल ज्योग्राफी। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया होती है, मिट्टी के प्रकार, उनकी उत्पादकता स्तर, वितरण, उपयोग, ये सभी जो है अध्ययन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मृदा जो है, अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान है, तो मृदा का रोल तो होता है, अलग अलग मिट्टियाँ अलग अलग फसल के लिए इम्पोर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी कुछ और के लिए, काली मिट्टी कुछ और के लिए, एलुवियल कुछ और के लिए, तो ये सभी सॉइल का अलग अलग है। और कृषि सबसे बढ़िया तो हम ये बोलना चाहेंगे कि कृषि जो है सचमुच में हमारे देश के लिए एक आर्थिक, कह सकते हैं, मजबूती बनाने की एक पहल हो सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों हमें ध्यान देना चाहिए हमारी सरकार को, और हम अगर हैं आसपास में ग्रामीण क्षेत्र से अगर बिलोंग करते हैं तो हमें भी कृषि के यानी जो किसान हैं उनका हेल्प करना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझनी चाहिए। तो अगर हम बात करें भौतिक भूगोल तो इसमें 4 पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं मानव भूगोल की ओर। मानव की बात करें तो मानव पहले समाज में रहता है, यानी यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल की बात होगी। यानी दोस्तों हम बात करें सोशल कल्चरल ज्योग्राफी की बात करें, इसके अंतर्गत समाज तथा उसकी स्थानिक या प्रादेशिक जो ज्ञातम्यता है उसके समाज के योगदान में निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी समाज में रहता है, प्रादेशिक गत्यात्मकता या समाज के योगदान में निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं ना कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। तो संस्कृति यानी सांस्कृतिक भूगोल जो समाज में है उनके द्वारा ही डेवलप की जाती है। तो मानव में सबसे पहला जो ये चेंजेज हैं उनका अध्ययन किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड पॉइंट आता है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, उसका घनत्व, उसमें क्या लिंगानुपात है, उसका प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना क्या है, उसका अध्ययन करना भी ज़रूरी है। और ये जो है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी इसी में हम लोग करते हैं। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, उनके प्रारूप और अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक जो भूगोल है हमारा इकोनॉमिक, अब बात करें कि भाई मानव है तो उनमें तो ये जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसका हमें पूरा स्टडी करना चाहिए। मानव की आर्थिक जो स्थिति है यानी उनकी जो क्रियाएं हैं जिससे डेवलपमेंट होता है, किसी भी देश का, कंट्री का विकास होता है, उसमें कृषि का रोल, उनके उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना, तत्व तथा सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है कि ऐतिहासिक भूगोल क्या है। तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जो है यह उन ऐतिहासिक क्रियाओं का अध्ययन कराता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय होता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये जो है
प्रत्येक क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं के निकट पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, निर्वाचित क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। इसके बाद चलते हैं हम मानव के बाद सीधे जीव भूगोल पर। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ यानी ये इंटरफेस है, उसके फलस्वरूप जीव भूगोल का क्या कहते हैं कि अभ्युदय हुआ है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसे जीव भूगोल होगा यानी जियोग्राफी। इसमें पशुओं, उनके निवास के क्षेत्र, स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है वनस्पति भूगोल यानी प्लांट ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग इसके प्राकृतिक वनस्पति का, उसके निवास क्षेत्र के स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करते हैं। एंड थर्ड नेक्स्ट आता है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिक विज्ञान। इसमें प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र, उसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, वो सब हम लोग करते हैं। फिर आता है आपका पर्यावरण भूगोल एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। संपूर्ण विश्व में पर्यावरण प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमिह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता, इन सभी अनुभवों को किया गया। इसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास किया गया। ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हम लोग एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे किसका, कौन से चल रहा था हमारा उपागम, तो ये क्रमबद्ध उपागम था। क्रमबद्ध उपागम के बाद हम लोग दोस्तों चलेंगे प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम देखिए क्या है, इसमें रीजनल अप्रोच की बात की जाती है। उसका विकास जो है वो किसने किया, तो हमबोल्ट के समकालीन ही एक जर्मन भूगोलवेता थे, जिनका नाम क्या है, तो कार्ल रिक्टर है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर दोनों ही जर्मन के हैं। हमारे हमबोल्ट जिन्होंने जो फर्स्ट वाला जो हमारा था, कौन सा का उपागम था, तो ये हमारा उपागम था क्रमबद्ध उपागम। देखिए क्रमबद्ध उपागम था, तो क्रमबद्ध उपागम का जो है हमबोल्ट ने किया। और हम लोग अब बात करें प्रादेशिक उपागम का, तो उन्हीं के समकक्ष समकालीन दूसरे जर्मन भूगोलवेता थे कार्ल रिटर। इनका जो जीवन काल है वो 1779 टू 1859 ईस्वी माना जाता है, उनके द्वारा किया गया है। कहते हैं कि इसमें विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की जो शाखाएं हैं वो 4 हैं। कौन कौन सी हैं, तो ये पहला हमारा आता है भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन। फिर आता है प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना। ये प्रादेशिक उपागम के आधार पर किया गया है भूगोल की शाखाएं। अब भूगोल की जो शाखाएं हैं प्रादेशिक अध्ययन वाला, इसमें स्थूल प्रादेशिक उपागम हमारा आता है, फिर आता है मध्य प्रादेशिक अध्ययन और फिर थर्ड आता है सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। स्थूल का मतलब होता है, स्थूल का मतलब हो गया एक जगह रहने वाला, जो पहले से था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। फिर आता है मध्य प्रादेशिक। मध्य प्रादेशिक में कुछ डेवलपमेंट देखी जाती है। और फिर आता है माइक्रो मतलब जो अब विकास हो रहा है, पहले विकास नहीं हुआ, अब धीरे धीरे विकास हो रहा है, तो इसको हम सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन में लेते हैं। इसी में प्रादेशिक विकास आया कि प्रदेश में किस तरह से विकास हो रहा है, हमारे देश में कैसा विकास हो रहा है या किसी और कंट्री में कैसे विकास हो रहा है। फिर आता है कि अगर ये विकास हो रहा है तो उसका विश्लेषण कैसे किया जाए, तो उसके विश्लेषण की बात हो गई। फिर इसमें योजना कैसे बन रही है, योजना में देश ग्रामीण योजना आता है या शहरी योजना भी आ सकता है। भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं,
अब ये शाखाएं जो हैं दोस्तों, उसमें वृहद, मध्यम, लघु स्तरीय प्रादेशिक और क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, ये सभी भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। प्रादेशिक विकास कैसे हुआ, प्रादेशिक विवेचना विश्लेषण कैसे हुआ, दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ हैं। ये कौन से हैं? तो यह है दर्शन यानी कि फिलॉसफी। फिलॉसफी में क्या करते हैं? तो फिलॉसफी एक भौगोलिक चिंतन किया जाता है जिसमें भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया या मानव पारिस्थितिकी की बात की जाती है। अब हम बात करें विधि तंत्र एवं तकनीकी का, मेथड एंड ट्रेनिंग का। तो मेथड एंड ट्रेनिंग में सामान्य एवं उपागम आधारित मानचित्रण होता है। परिमाणात्मक तकनीक सांख्यिकी तकनीक होता है। क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां होती हैं। भू सूचना विज्ञान तकनीक जैसे कि दूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र, वैश्विक स्थिति तंत्र, ये सभी इसी में आती हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो उपयुक्त विवरण भूगोल की शाखाओं की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भौतिक भूगोल एवं उसका महत्व क्या है? तो भौतिक भूगोल में भूमंडल यानी कि लिथोस्फीयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, जैवमंडल बायोस्फीयर, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। भौतिक भूगोल में यानी कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें हम लिथोस्फीयर यानी भूमंडल, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, इन सभी का स्टडी करते हैं। भूमंडल में क्या होता है भाई? तो इसमें भू की आकृतियाँ यानी कि लैंडफॉर्म कैसा है, ठीक है, ड्रेनेज कैसा है, रिलीफ कैसा है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। वायुमंडल की बात करें तो इसमें इसकी जो बनावट है यानी कंपोजिशन क्या है। अगर हम अपने वायुमंडल की बात करें तो हमारे वायुमंडल में क्या है भाई? तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जलता है उससे नाइट्रेट, सल्फेट, इन सभी का कंपोजिशन बनता है। हमारे एनवायरनमेंट में नियॉन भी है, आर्गन भी है, और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल यानी कि मॉइस्चर की बात करें, वाटर इन गैसियस फॉर्म यानी मॉइस्चर हो गया, डस्ट हो गया, ये सभी हमारे वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है। और उसकी संरचना कैसी है, उसमें तत्व एलिमेंट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एवं मौसम तथा जलवायु तापक्रम, जैसे कि यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ वायु कैसे चलता है, किस फ्लो में चल रहा है, वर्षा की स्थिति कैसी है, जलवायु प्रकार कैसा है, इन सभी का अध्ययन हम लोग वायुमंडल में करते हैं। जैवमंडल, अगली बात करें जैवमंडल का, तो इसमें जीव के स्वरूप, मानव तथा वृहद जीव मतलब बड़े जीव एवं उनके पोषण प्रक्रम, जैसे उनकी खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक प्रचालन, इकोलॉजिकल पैरामीटर कहते हैं इसको, पारिस्थितिक संतुलन यानी इकोलॉजिकल बैलेंस का अध्ययन किया जाता है। ये जितने भी हमने अभी पढ़ा इसमें जो उपयुक्त या तत्वों का महत्व निम्नलिखित है। अब हम बात करते हैं सॉइल का यानी मिट्टियों का। मिट्टी जो है यानी सॉइल या मृदा, ये निर्माण प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस से निर्मित होती है। वे मूल चट्टानें जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि टाइम पर निर्भर करती हैं। कालावधि मिट्टियों का परिपर्क प्रदान करती है। यह मृदा पार्श्विकता यानी कि सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो उसके विकास में सहायक होती है। सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो इसको हॉरिजॉन में डिवाइड किया गया है। किस में डिवाइड किया गया है? हॉरिजॉन में। हॉरिजॉन जो है सबसे अपर लेयर ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन उसके नीचे,
सी होरिजोन, एंड लास्ट में जो चट्टान वाला हमारा है रॉक पार्टिकल्स, उसको आर होरिजोन कहते हैं। ठीक है, ये सॉइल प्रोफाइल है, इनके विकास में सहायता करती है, मिट्टियों के विकास में। मृदा एक कह सकते हैं कि रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय यानी पुनः स्थापनीय संसाधन है, जो अनेक आर्थिक क्रियाओं विशेषकर कृषि को प्रभावित करती है। भाई सॉइल अगर हमारा एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए तो दोनों ही क्या करेगा, क्रॉपिंग के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर मानिए कि एसिड है ना, एसिडिक हो गया हमारा सॉइल, तो हमें उसमें क्या करना होगा, तो उसमें हमें ऐसा कुछ बेस मिलाना होगा, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड मिला दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनसे क्या होगा कि सॉइल जो हमारा है वो न्यूट्रल हो जाएगा और फिर से क्रॉपिंग के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये कृषि को प्रभावित करती हैं। मृदा पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भाई कोई पेड़ कहाँ रहेगा, हवा में रह सकता है क्या, नहीं रह सकता, उसके लिए तो सॉइल चाहिए ना। और सॉइल कैसा होगा, तो वो सॉइल के नेचर पर प्लांट डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक टाइप का जो ट्री है, प्लांट है, वो हर एक मृदा यानी सॉइल में हो सकता है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ कुछ किसी और प्रकार का जो पौधा है वो अच्छा डेवलप होगा, है ना। इसी प्रकार से अगर हम केरल यानी साउथ इंडियन की बात करें, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तो वहाँ पर नारियल का देखते होंगे, इनका अच्छा क्रॉपिंग यानी फसल हो सकता है, पौधा होता है। ऐसे ही हम और अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, बिहार, झारखंड, यूपी की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर और ही टाइप का मृदा होता है। तो जो सॉइल है उस पर जो पौधे हैं, पशु हैं या और भी जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनके लिए एक बेस है, उसी पर हम लोग रहते हैं, पौधे रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं और इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होता है। भू आकृतियाँ यह मानव क्रियाओं हेतु आधार प्रदान करती है। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए होता है। पठारों में वन तथा खनिज संपदा विकसित होते हैं। बोलते हैं कि पर्वत चारागाह पर्यटक स्थलों के रूप में देखे जाते हैं तथा नदियों को जल यहीं से प्राप्त होता है। जलवायु की बात करें तो ये घरों के प्रकार, वस्त्र तथा भोजन को प्रभावित करती है। इसका वनस्पति, सस्य स्वरूप, पशुपालन इत्यादि पर अधिक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य ने ऐसे तकनीकों का विकास किया जिससे सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित मॉडिफाई किया जा सकता है। तापमान तथा वर्षा ये वनों के घनत्व एवं घास मैदानों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन यानी कि रिदम इन मोशन प्रणाली को गति प्रदान करती है। वर्षा भूमिगत जलधारक प्रस्तर यानी एक्वाफायर को पुनरावेशित या रिचार्ज कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता को संभव बनाती है। समुद्र ये संसाधनों के भंडार हैं। मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त यह खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न है। भारत ने समुद्री तल से मैंगनीज पिंड यानी मैंगनीज नोड्यूल्स एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है। बोलते हैं कि भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन, इवोल्यूशन तथा प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट से संबंधित एक विषय के रूप में विकसित हुआ है। इस प्रकार में भौतिक पर्यावरण तथा मानव के मध्य जो संबंध है उसको समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इन संसाधनों का उपयोग बेहतर भविष्य के लिए करता है। दोस्तों, मैं आपके लिए इसी प्रकार का जो है कंटिन्यू लाता रहूँगा वीडियो। बस आपसे थोड़ा बस यही गुजारिश है कि मेरी मेहनत पर थोड़ा सा कमेंट, शेयर, लाइक करें ताकि मैं और
इनकरेज होऊं और अच्छा वीडियो और अच्छा नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूं। ये जो वीडियो में नोट्स है ये मैं आपको टेलीग्राम जो है चैनल उस पर शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फर्दर स्टडी। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।